कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि किसी भी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब अचीव होता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं और ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं क्लास 11th के चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये पूरा चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। हर रोज हम बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं, बहुत से ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसे अपन कंज्यूम करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे अपन बात करें गुड्स की तो यहाँ पे ये गुड्स हम जब पहले कंज्यूम करते हैं उससे पहले इनका प्रोडक्शन होता है, राइट। अब इनका प्रोडक्शन भी किसी के थ्रू होता है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन करते हैं वो होते कौन है, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि भाई प्रोड्यूसर जो होते हैं ये होते कौन है। ओके, हमें पता है कि हम जो भी गुड यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं तो बना होगा और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज में आई होंगी। ठीक है, अब ये जो स्टेप होता है कि भाई हमें ये गुड को यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, ये लेता कौन है? ये प्रोड्यूसर लेता है। यानी कि ये वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन को प्लेस करते हैं और प्रोडक्शन के बाद में एक पर्टिकुलर गुड बनाते हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज यहाँ पे देते हैं किनको? कंज्यूमर्स को, जिसको कंज्यूमर्स यहाँ पे कंज्यूम करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो इकोनॉमी में कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये दोनों आपस में इतने ज्यादा रिलेटेड है कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा। अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। और कहीं ना कहीं जैसे हम एक अपनी लाइफ में अगर देखें तो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है, जिससे वो पैसे कमाता है। ठीक है, जैसे कोई पढ़ाता है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है, कोई लेबर है। ओके, सो वैसे ही प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करके अपना कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को वो यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, जो भी उससे उनको रेवेन्यू क्रिएट होता है उससे वो अपना लाइफ यहाँ पे गुजारते हैं, राइट। सो एक तरीके से देखा जाए तो वो उनका क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उनके लिए क्या हो गया, वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर हो गया, यानी कि उससे उनका पूरा जीवन निकलता है। ठीक है, प्रोड्यूस करके, रेवेन्यू कमा करके, और जो गुड्स वो यहाँ पे कमा रहे हैं वो हमारे लिए कंजम्पशन में काम आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो खुद के मोटिव से भी कर रहा है, मतलब खुद के मोटिव के लिए भी कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव के लिए भी वो वहां पे प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी में रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, काफी बार क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे प्रोडक्शन करना है पर्टिकुलर गुड का तो अपने आप मैं सोचूं और वो चीजें होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। मुझे बहुत सी चीजें इसमें इंडल्ज करनी पड़ेंगी, बहुत सा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं एक फाइनल आउटपुट पे निकल के आऊंगी। ठीक है, सो जो प्रोड्यूसर होता है उसको बहुत से ऐसे इनपुट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं फैक्टर इनपुट्स, कुछ होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स के बिना या नॉन फैक्टर इनपुट्स के बिना हो सकता है कि प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो। ठीक है, अगर मुझे एक बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना है तो मुझे बड़ी मशीनरी चाहिएगी। ठीक है, मुझे लेबर चाहिएगी, मुझे पीस ऑफ लैंड चाहिएगा, ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिएगा। सो इन सभी चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी अगर मुझे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए फिर मैं क्या करूंगी, इन सब सामान को खरीदूंगी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं कॉस्ट को लगाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पैसा लगाऊंगी, तब वो चीजें यहाँ पे सेटअप होंगी, फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करूंगी और वो जो भी प्रोड्यूस गुड्स है उसको मैं मार्केट में सेल आउट करके अपनी इनकम जनरेट करूंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है जनरली हमारी इकोनॉमी में, राइट। सो यहाँ पे हम इनपुट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि जो इनपुट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, फिर वहां पे होता है प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा। प्रोडक्शन होने के बाद में हम एक फाइनली एक आउटपुट पे आ पहुंचते हैं, मतलब हमारे पास में एक आउटपुट निकल के आ जाता है और फिर वही आउटपुट को हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स को व्हाट कीप देम गोइंग,
यानी कि प्रोड्यूसर्स को ऐसा क्या किक मिलती है कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट गेन होता है। प्रॉफिट कैसे गेन होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगाई, ठीक है। अब वो मार्केट में जब बिकता है तो भाई उसको जब हम बेचने जाते हैं तो वो 20 रुपीज में बिक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 रुपीज मेरे पास में आ रहे हैं, भाई मेरी कॉस्ट को अगर मैं निकाल दूं तब भी मेरे पास में 10 रुपीज यहाँ पे बच रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया है। सो ये प्रॉफिट एक ऐसा एकमात्र कह सकते हैं अपन एलिमेंट है जिसकी वजह से मैं प्रोडक्शन को अपनी कंटिन्यू करती रहूंगी। ओके, मुझे प्रॉफिट यहाँ पे गेन हो रहा है तो मुझे और किक मिल रही है कि मैं इस प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाऊं, है ना, लोगों तक मैं और अच्छी क्वालिटी के मैं गुड्स सेल आउट करूं, मैं नई नई टेक्नोलॉजी लेके आऊंगी। ओके, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे वो गुड्स जो हैं वो लोगों को सेल आउट करने हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के बारे में कि भाई प्रोड्यूसर्स का जो इक्विलिब्रियम होता है, जैसे अपन ने कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन पड़ी थी कि हाँ भाई मार्केट में जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस, बाकी फिर आपकी जो इनकम है, आपका जो बजट है, वो चीज कहाँ पे, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से मैच होती हैं और वही कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम होता है। क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं प्रोड्यूसर्स को अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, उन कंडीशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे अपन इसको और टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आज के इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ हु इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, इसके ऊपर एक ओवरव्यू देखेंगे और जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। इसके अगर आपसे डेफिनेशन लिखने को कही जाए या फिर आपको कहीं पे एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो प्रोड्यूसर्स कोई ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन को अंडरटेक करते हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्शन होगा ये हम करेंगे किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का। सो हमारी इकोनॉमी में ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। He supplies these goods and services in the market to earn income by way of profit. अब ये प्रोड्यूसर्स अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको मार्केट में सेल आउट करते हैं और अपनी इनकम को कमाते हैं, किस वे में, वे ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो ये चीजें अभी अपन ने डिस्कस करी थी। आगे देखते हैं प्रोडक्शन रिक्वायर इनपुट्स। अब प्रोडक्शन, जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी कि प्रोडक्शन बातों से नहीं होता है, प्रोडक्शन के लिए आपको इनपुट्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इफ यू डू नॉट हैव इनपुट्स यू कैन नॉट डू प्रोडक्शन, राइट। अगर मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना है तो मुझे एटलीस्ट उसके रॉ मटेरियल तो चाहिएंगे। अगर वो बहुत ही एडवांस लेवल का गुड है तो उसके लिए मुझे मशीनरी तो चाहिएगी, ठीक है। मुझे लेबर तो चाहिए कि प्रोडक्शन मैं करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास में लेबर ही नहीं है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन होगा वो करेगा कौन, राइट। सो यहाँ पे मुझे लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास में जगह नहीं है तो मुझे पीस ऑफ लैंड की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मुझे मशीनरीज की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब इन सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। और कुल मिलाकर के उसके बाद में मैं सोच पाऊंगी कि हाँ भाई अब मेरे पास में सभी चीजें एक्यूमुलेट हो चुकी हैं और अब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्शन के लिए व्हाट यू नीड इज यू नीड इनपुट्स, ओके, जो कि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फैक्टर, दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑन दीज इनपुट लेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूसर इन इनपुट्स पे जब पैसा खर्च करता है, फैक्टर इनपुट्स पे, नॉन फैक्टर इनपुट्स पे। फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, नॉन फैक्टर इनपुट जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो इतना इजीली। जैसे फैक्टर इनपुट कौन से हो गए, मान लो लेबर है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हैं। नॉन फैक्टर इनपुट कोई बड़ी मशीन है, लैंड हो गया, ठीक है। सो देखो क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर इन पे खर्चा करता है, इन इनपुट्स पे जब प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। कि भाई ये क्या है, ये इस प्रोडक्शन को करने में ये हमारी कॉस्ट आई है। अगर यहाँ पे वेजेस भी दे रहे हैं लेबर को, अगर हम वेजेस भी दे रहे हैं तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर मैं कोई मशीनरी खरीद के लेके आ रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैंने लैंड किसी और से लिया है और उसका रेंट मैं दे रही हूँ तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई कैपिटल है ना, तो उसका मैं अगर मतलब चुका रही हूँ कुछ तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो भी चीजें मेरे प्रोडक्शन में यूज आ रही हैं उनकी जो मैं पेमेंट कर रही हूँ दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके।
वहीं पे दूसरी तरफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर लीड्स टू रेवेन्यू। और वहीं क्या होता है, जब अब चलो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस कर लिए, अब मैं क्या करूंगी, इन गुड्स को मैं मार्केट में सेल आउट करूंगी। मार्केट में सेल आउट करते से ही मेरे पास में क्या यहाँ पे जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, रेवेन्यू के बारे में अपन ने बात कर रखी है। रेवेन्यू एक तरीके से अपन ने पूरा चैप्टर इससे जस्ट पहले रेवेन्यू ही हमने खत्म किया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि रेवेन्यू क्या होता है, किस तरीके से रेवेन्यू वर्क करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सब पढ़नी है, ये सब जाननी है, तो आप पिछले वीडियोस यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब वो प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूसर है वो इन गुड्स को जब सेल आउट करता है तो उसको बदले में क्या अर्न होता है, रेवेन्यू अर्न होता है। क्लियर? The goal of the producer is to maximize the difference between revenue and the cost. अब यहाँ पे हर प्रोड्यूसर का, ठीक है, चाहे फिर वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो कोई भी प्रोड्यूसर, या फिर कोई छोटा सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे माचिस की जो मैच स्टिक होती है चाहे वो ही क्यों ना प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हर प्रोड्यूसर का जो गोल होता है वो फिक्स रहता है कि भाई मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि जो पैसा मैं लगा रही हूँ इसको प्रोड्यूस करने में, वो पैसा होना चाहिए कम, जो मुझे मिल रहा है वो होना चाहिए ज्यादा। यानी कि जो कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट और जो रेवेन्यू इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ये मेरा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो हर प्रोड्यूसर का ये क्या होता है, ये एकमात्र गोल होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट। When this difference is maximized, profit also maximized. जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जब मैक्सिमम होता है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कैसा रहता है, वो भी मैक्सिमम होता है। क्लियर? और प्रॉफिट मैक्सिमम होते होते कुछ ऐसा दिखने लगता है, यानी कि इतना हमारा कुछ अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे सोचता है कि भाई मुझे प्रोडक्शन नहीं रोकना है। ओके, सो ये आपका ओवरव्यू था, हु इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, क्या क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने समझा था कि भाई प्रोड्यूसर्स होते कौन हैं। ओके, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, यानी कि वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन होता है, वो किन बेसिस पे होता है। ठीक है, उनका मेन एम क्या होता है, जो कि क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ओके, सो इन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन क्या करने वाले हैं कि अपन जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, इसको अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे समझेंगे। ओके, सो देखो, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है या फिर एक ऐसा कंडीशन होती है जिसे अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां से कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो प्रोड्यूसर हो चाहे फिर वो कंज्यूमर हो, ओके, जहां से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, चाहे हम प्रोड्यूसर की बात करें या चाहे हम कंज्यूमर की बात करें, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हर एक व्यक्ति फुलफिल करना चाहता है। ओके, चाहे अगर हम कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो उसकी इनकम और जो वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसकी प्राइस। ठीक है, ये दोनों चीजें कोई भी व्यक्ति क्या चाहेगा कि भाई मैं ऐसे प्राइस पे ये प्रोडक्ट खरीदूं जो कि मेरे बजट में हो। ठीक है, और ऐसा ही अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये जो व्यक्ति है, ये अपने किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नाउ सेम गोज विद प्रोड्यूसर्स आल्सो। प्रोड्यूसर्स की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं उनके प्रोडक्शन के दौरान, जो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कंडीशंस इस पॉइंट पे फुलफिल होती हैं तो ये जो हमारा पॉइंट रहेगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। ओके, और इस पॉइंट से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जरा भी ना इधर होना चाहेंगे ना उधर होना चाहेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे इनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जिस पॉइंट पे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा वही पॉइंट इनका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट इनका कहलाएगा। ओके, सो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि प्रोड्यूसर अवेल करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशंस यहाँ पे लगती हैं तो हम कहेंगे कि भाई हमारा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो देखो, इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो कंडीशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को चाहूंगी कि मैं आपको इक्विलिब्रियम क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। सो ये वो स्टेट है जहां से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल उस स्टेट से चेंज नहीं होना चाहता है या फिर बिल्कुल भी उसको मतलब शिफ्ट नहीं होना चाहता है। सो इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर नो चेंजेस रिक्वायर्ड, जहां पे किसी भी तरीके के चेंजेस की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज
व्हेन स्पोकन इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जब हम एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपनी, जो भी कंपनी है या फिर जो भी फर्म है, जो भी प्रोड्यूस क्या कर रही है, कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे वो कंपनी बिल्कुल भी, मतलब दैट कंपनी डज नॉट विश टू इवन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट देयर आउटपुट, है ना। तो मतलब कंपनी अपने एक ऐसे पॉइंट पे आके पहुंच चुकी है, जब अगर वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे है, कि उस पॉइंट से ना ही वो कंपनी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना चाहेगी और ना ही वो अपने प्रोडक्शन को क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, यानी कि कम करना चाहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे पॉइंट पे है जहां से जिस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम व्हाट वी से मैक्सिमम प्रॉफिट उसको अवेल हो रहा है, ठीक है। सो अगर हो सकता है अगर इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करे सिर्फ इस लालच से कि भाई मुझे मेरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़े, अगर कंपनी ऐसा सोचे कि भाई इससे आगे मैं और प्रोडक्शन करूंगा जिससे कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हो सकता है उस पॉइंट पे उसको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, ओके। और अगर उस पॉइंट से कम है तब तो उसके पास में रिसोर्सेज भी हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए ताकि मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊं जहां से मैं पीछे ना जा पाऊं, तो उसके लिए उसे और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर के इस पॉइंट पे आने के बाद में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी कंपनी को जरा भी शिफ्ट करना सही नहीं समझते हैं, ओके। नेक्स्ट इज दिस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टेट कुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। अब जब हम प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहली चीज मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलता है या फिर मिलना चाहिए, है ना, और मिनिमम लॉसेस होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम लॉस कैसे होंगे भाई, जब आपके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं अपने प्रोडक्शन से वो बहुत अच्छे होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, सो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आपको क्या हो जाएगा, आपके जो लॉसेस है वो उस पॉइंट पे कम हो जाएंगे। और जहां पे जो भी कंपनी लॉस कम फेस कर रही है तो वो हम यही कहेंगे कि भाई वो जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है, यानी कि वो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है वो आगे और बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। सो देखो, हर कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करती है, यानी कि हर कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करती है, राइट। सो कॉस्ट इनकर करने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन जब हम करते हैं या जो भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या चाहिएगा, उसे इनपुट्स चाहिएंगे, है ना। और इनपुट्स उसको इनपुट्स मिलने का मतलब क्या है कि भाई उसने और इनपुट्स को मिलने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उन इनपुट्स के लिए कहीं ना कहीं पे किया है ना, कहीं ना कहीं से उसको खरीदा है उन इनपुट्स को, चाहे फिर वो लेबर हो तो लेबर को वेजेस दिए होंगे, चाहे रॉ मटेरियल हो तो रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा, मशीन या प्लांट अपने लगाया है उसने प्रोडक्शन के लिए तो वो भी उस पे भी उसने पैसे लगाए होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए एक प्रोड्यूसर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, कॉस्ट लगाता है, ठीक है। फिर उसको वो प्रोडक्शन वो वहां पे करता है और जो भी प्रोड्यूस गुड होता है फिर वो उसको मार्केट में सेल आउट करता है और वहां से उसको क्या जनरेट होती है, वहां से उसको रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। तो जब भी कंपनीज को प्रॉफिट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं अभी भी वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं और आगे भी इसी तरीके से अगर चलती रही तो वो ग्रो करेंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या होता है, कैसे गेन होता है। सो इट इज दैट अमाउंट गेन फ्रॉम बिजनेस डील। प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली ये गेन होता है जो कि बिजनेस डील से होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को, राइट। प्रॉफिट को अगर अपन और मतलब एकदम सरल भाषा में समझें तो क्या है, इट इज लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 रुपीज मेरे को लग रहे हैं इस पेन को बनाने में और इसको मैं मतलब मार्केट में सेल आउट हो रहा है 15 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे अपनी कॉस्टिंग निकालने के बाद में जो मेरे पास में बचेगा ये मेरा क्या रह जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माय प्रॉफिट, ओके। तो ये बिल्कुल सरल भाषा में जिस हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट समझा सकती थी तो ये वो है। सेलिंग प्राइस शुड बी मोर, यहाँ पे जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, किससे, मोर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
more than the original price of the product. So selling price अगर 15 है और original price इसकी कितनी है 10 है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये किसके ये क्या फेस कर रही है, प्रॉफिट फेस कर रही है. ठीक है. सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू वांट टू हैव प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशन यहाँ पे देखना आपको जरूरी है. ठीक है. अगर यहाँ पे सपोज करें कि जैसे मैंने ये पेन बनाया 10 रुपीज में, मतलब इसकी जो अपन कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस जो इसकी है वो है 10 और मार्केट में ये बिक रहा है 5 रुपीज में. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओरिजिनल प्राइस इसकी ज्यादा है, मैंने इसको बनाने में ज्यादा पैसे लगा दिए, लेकिन जब मैं इसको मार्केट में बेच रही हूँ तो मेरी कॉस्ट भी फुलफिल नहीं हो पा रही है इसके पैसों से. तो यहाँ पे मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लॉस फेस करना पड़ेगा. राइट. ओके. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज बेसिकली व्हाट डिफाइंस एनी बिजनेस. अब या तो कोई कंपनी, भाई या तो किसी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा या फिर किसी कंपनी को लॉस मिलेगा. इन दोनों के बीच की सिचुएशन कुछ नहीं होती है. या तो कंपनी को चलते रहने के लिए उसे प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो कम से कम प्रॉफिट होता है ना, वो भी उसे अगर गेन हो रहा है तब भी कंपनी चलती रहेगी. अगर कंपनी को सीधे सीधे लॉस फेस हो रहा है तो कंपनी क्या लगाएगी वापस से, है ना, जो इन्वेस्टमेंट होता है री इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या लगाएगी, कुछ भी नहीं है उसके पास में. तो या तो कंपनी लॉस फेस करेगी या फिर प्रॉफिट फेस करेगी. ठीक है. एनी फाइनेंशियल गेन इन द बिजनेस गोज स्ट्रेट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस. अगर कोई किसी भी तरीके का प्रॉफिट या फिर फाइनेंशियल गेन होता है ओनर को, तो वो किसके पास में जाता है, डायरेक्टली ओनर के पास में जाता है. ठीक है. उस बिजनेस के ओनर के पास में जाता है. राइट. अब अपन यहाँ पे दो तरीके के प्रॉफिट्स को एक बार पहले डिस्कस करते हैं. एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट. ठीक है. सो इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट के एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. इसको एक बार आप देखिएगा. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज मनी अर्न्ड आफ्टर टेकिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इनटू एन अकाउंट. यानी कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट आपको पता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि जैसे अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ. ठीक है. सो मेरे पास में मुझे पता है कि भाई मेरे पास अब मेरे प्रोडक्शन के लिए मुझे एक टेबल रिक्वायर्ड है. तो मैंने क्या किया, मार्केट गई, टेबल खरीद ली. वो मेरी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई. ठीक है. इम्प्लिसिट क्या होता है, मुझे पता है कि यार मेरे को प्रोडक्शन के लिए टेबल रिक्वायर्ड है, टेबल मार्केट से खरीदूंगी, इससे बेटर है कि मेरे घर में पड़ी है, तो वही मैं यहाँ पे लाके सेटअप कर देती हूँ. ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को आप समझ गए. इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है, इट इज द मनी अर्न्ड आफ्टर टेकिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इनटू अकाउंट. ओके. So accounting profit is the net income for a company or revenue minus expenses. यानी कि जैसे अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जैसे अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं. ठीक है. तो सपोज करें कि जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को बेच के रेवेन्यू जनरेट किया 100 रुपीज का. ठीक है. इसमें एक्सपेंसेस यानी कि जो मेरे खर्चे लगे थे वो लगे थे 50 रुपीज के. ओके. सो यहाँ पे अब मेरे पास में बचेगा जो भी, ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माई अकाउंटिंग प्रॉफिट. ओके. सो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द नेट इनकम फॉर कंपनी और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. जो आपकी नेट इनकम होती है ना, उसमें से जब आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो जब आपके पास में जो आता है दैट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इज द मनी अर्न्ड आफ्टर टेकिंग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इनटू अकाउंट. जब आप अपने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को एड ऑन कर लेते हो और फिर जब आप मनी अर्न करते हो, देन दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है. यू कैन डिटरमाइन इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट. आप इकोनॉमिक प्रॉफिट किस तरीके से निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट में क्या माइनस करोगे, टोटल कॉस्ट फ्रॉम अ कंपनी और इन्वेस्टमेंट्स, टोटल रेवेन्यू और अ रिटर्न. ठीक है. सो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट को मतलब निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू जो है आप माइनस कर दोगे, जो भी आपके पास में आएगा, मतलब जो अपना बेसिक जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ये यहाँ लगता है. ठीक है. सो ये दोनों इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलर ही है. ठीक है. अब 3 प्रॉफिट्स के बारे में और हम बात करेंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. सो इनके बारे में अपन बात करेंगे. सब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है, जब आपकी एक तो होता है देखो रेवेन्यू, एक होती है कॉस्ट. ठीक है. सब नॉर्मल का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और आपका जो रेवेन्यू है वो कम है. ठीक है. या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, AR इज स्मॉलर देन AC.
अगर ये पेन को बनाने के लिए मैं 10 रुपए खर्च कर रही हूँ, लेकिन इसको जब मैं इसको बेच रही हूँ तो ये सिर्फ 5 रुपए में बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू इससे मुझे कम अर्न हुआ है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। जब टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म इज लेसर, है ना, देन द टोटल कॉस्ट। इसको बनाने में जो मेरा खर्चा हुआ है वो ज्यादा है जो इसको बेचने में जो मुझे खर्चा मिला है उससे। ठीक है, द फर्म यहाँ पे क्या करता है, जो फर्म है इसको यहाँ पे क्या मिलता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस। सब नॉर्मल प्रॉफिट को हम और किस नाम से जानते हैं, लॉसेस। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे एक और तरीके का प्रॉफिट है विच इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में तो अपन ने अक्सर देखा ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट ही ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि किसी भी कंपनी को चलते रहने के लिए, मतलब एक जो कहते हैं ना अपन कि हाँ भाई ये कंपनी चलती जा रही है, तो एटलीस्ट इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट तो ये मतलब इसको मिल ही रहा होगा जिस वजह से ये कंपनी चलती जा रही है। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट मैट्रिक होता है दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ। अब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आ जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में यही दोनों कॉस्ट लगती हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ये दोनों ही कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। इट मे बी व्यूड इन कंजंक्शन विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट जो अपना होता है वही अपना नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अपना क्या होता है, अपने टीआर माइनस टीसी इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, और इसी को अपन नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट अकर्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज टोटल रेवेन्यू एंड कंबाइंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इक्वल टू 0। यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है ना, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आपने यहाँ पे आपका जो आया है उसको जब आप माइनस करोगे अपनी कॉस्ट से, तो वहां पे जब आपका आएगा 0, ठीक है, मतलब आपकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे जो आपका 0 आता है इसका मतलब क्या है, आपका जो मतलब कॉस्ट आपकी ज्यादा नहीं लग रही है इन ऑल वी कैन से, और रेवेन्यू आपको ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो रहा है। ओके, नाउ अब थर्ड हमारे पास में जो प्रॉफिट होता है दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। सो अब नॉर्मल प्रॉफिट इसको हम एक्सेस प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको प्योर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये ऐसा प्रॉफिट होता है फर्म का विच इज ओवर एंड अबव, जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, मैं ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ, इसकी प्राइस पहले थी 10 रुपए, अब मैंने इसकी प्राइस कर दी 50 रुपए, लेकिन तब भी लोग इसे डिमांड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में मेरे को क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, so it is a profit of a firm over and above what provides its owner with a normal या फिर market equilibrium return, जो कि normal return इसको मिल रहे हैं। So normal profit या फिर return in turn is defined as opportunity cost of the owner's resources। ठीक है, so इतना नहीं, आपको बस थोड़ा सा ये समझना है अब normal profits क्या होते हैं, जो कि normal profit से भी बहुत ऊपर होते हैं। सो प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, और आज के इस वीडियो के अंदर अपन कुछ कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जरूरत होती है। ओके, वेल इक्विलिब्रियम की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई सबसे पहली चीज कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेट या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जहां से जो प्रोड्यूसर है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहता। शिफ्ट नहीं होना चाहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से ना ही वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहता है और ना ही वो अपने आउटपुट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। मतलब वो सारी इसकी जितनी भी सेटिस्फाइंग वाली जो कंडीशंस होती है वो इस पॉइंट पे लाइक करती है। ठीक है, और प्रोड्यूसर को लगता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे रहूंगा तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मुझे अर्न होगा। ओके, सो ये तो होती है आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसके अंदर अपन ने एक दो चीजें और पढ़ी थी। उसके अंदर अपन ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट जो होता है वो कैसे प्रोड्यूसर को गेन होता है, कि भाई एक तो होती है उसकी टोटल रेवेन्यू, है ना, और उससे पहले आती है टोटल कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट मतलब जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उस दौरान हमें इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। इनपुट्स की जरूरत पड़ने का मतलब क्या है कि हम वो इनपुट्स को कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं,
इनपुट की जरूरत का मतलब क्या है कि उन इनपुट्स को हम कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं, राइट? सो परचेज करना या फिर आप जो भी इनपुट्स अपने प्रोडक्शन के अंदर लगा रहे हो उस पे जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, देन दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके? टोटल कॉस्ट भी जिसे आप कह सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसको आप माइनस कर देते हो अपनी टोटल रेवेन्यू में से। टोटल रेवेन्यू क्या होता है ये भी हमें पता है भाई। टोटल रेवेन्यू बेसिकली जब हम हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और बदले में हमारी कंपनी जो अर्न करती है, दैट इज रेवेन्यू। सो टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है, राइट? और यही एक ऐसा प्रॉफिट होता है और यही एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि किसी भी कंपनी को आगे चलते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, राइट? सो यहाँ पे अभी अपन क्या करने वाले हैं, इन कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं जो कि एक प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चाहिए होती हैं, ओके? सो देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले जैसे an organization is under equilibrium if there is no increase or decrease in its profit। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो वो इक्विलिब्रियम पे कब रहेगी, जब उसके प्रॉफिट में कुछ किसी भी तरीके का ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, है ना? मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमम करना इनका मेन मोटिव होता है, ओके? दिस इक्विलिब्रियम बबल इज व्हेन द कंपनी इज गेनिंग इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। जब अपनी जो भी कंपनी है, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही है तो उसको पता है कि भाई इससे आगे अगर मैं प्रॉफिट का लालच करूंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे इसके एडवर्स इफेक्ट भोगने पड़े। अगर मैं इससे कम रहूंगा तो वैसे ही मैं प्रॉफिट में नहीं हूं। तो ये अपने आप, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक ऐसा बबल क्रिएट कर देती है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट पे होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Producer's equilibrium is the output where the producer gets maximized profit। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अपन को पता लग गया। ये यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने आउटपुट को सेल आउट करके उसे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, राइट? नेक्स्ट इज, सो प्रोड्यूसर कैन रीच अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इफ हिज प्रॉफिट आर एट द हाईएस्ट लेवल। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट उसके हायर लेवल पे है तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी उसी हायर लेवल पे होगा, ठीक है? जैसे धीरे धीरे एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो रहा है, उससे पहले सब नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब थोड़ा बहुत इनिशियली लॉस फेस करते हैं, उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होता है, उसके बाद में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि प्रोड्यूसर को लगता है कि यार इससे आगे अगर मैंने मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया तो हो सकता है इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाए, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, दिस इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट और यहीं पे मैं यहाँ स्टे करूंगा, यानी कि दिस विल गोइंग टू बी माई इक्विलिब्रियम स्टेज, ओके? नाउ an organization is in equilibrium if there is no scope of either increasing the profit or reducing its loss। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट में कब होगी, जब प्रोड्यूसर को पता है कि भाई इससे आगे आई डू नॉट हैव स्कोप कि मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊं और साथ ही में, है ना, अपने लॉसेस को रिड्यूस करूं, यानी कि लॉस तो इस पॉइंट पे फेस करने ही नहीं है, ठीक है? इससे पहले अगर आ जाएगा तो लॉस उसको फेस करना पड़ेगा, इससे ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि उसको वहां पे भी कहीं कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है? सो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ ईदर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट और रिड्यूसिंग इट्स लॉस बाय चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, ठीक है? सो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू में से, टोटल कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं, जो भी हमारे पास में अमाउंट आता है दैट विल गोइंग टू बी आवर प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो, अब आगे अपन यहाँ पे मेथड पे आते हैं और इसी मेथड्स के अंदर अपन कंडीशंस को समझेंगे, ठीक है? सो देयर आर मोस्टली टू मेथड्स यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फॉर एनी फर्म, ठीक है? सो दो तरीके के मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, इनको आप कंडीशंस भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म को जरूरी होते हैं, ओके? इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं दोनों ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? सबसे पहला है टोटल रेवेन्यू माइनस टीसी अप्रोच, ठीक है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या रहता है, हमारे पास में प्रॉफिट रहता है। तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है बिल्कुल। दिस इज द टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड, है ना? इसको अपन किस नाम से जानते हैं? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है? एज पर दिस मेथड देयर आर टू कंडीशंस टू मीट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम।
इस मेथड के अनुसार हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड, यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है? पॉजिटिवली मैक्सिमाइज। ठीक है। दूसरी है प्रॉफिट फॉल आफ्टर दिस लेवल ऑफ आउटपुट। इस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद में क्या होता है? आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लगता है? वो फॉल होने लगता है। ठीक है। इवन इफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, अगर इस पॉइंट के बाद में, ठीक है, इस पॉइंट के बाद में अगर आपने एक और यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहा तो आपका जो प्रॉफिट है वो गिरने लग जाएगा। ठीक है। दो कंडीशन से एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ। एक तो क्या है कि जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर रहे हो तो जो भी आपके पास में आ रहा है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो रहा है। डन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस पॉइंट के बाद में भी आप आउटपुट बढ़ाते हो, है ना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इस पॉइंट के बाद में डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है। सो ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब अपन है ना यहाँ पे दो तरीके से इसको समझेंगे। पहला कंडीशन ये है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब हमारी प्राइस कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है। एक तरफ हमारे पास में क्या है? आउटपुट है। ओके, 0 से लेकर के 6 तक हमारे पास में बढ़ता हुआ आउटपुट है। दूसरा हमारे पास में क्या है? यहाँ पे प्राइस गिवन है, यानी कि AR अपने पास में गिवन है जो कि क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोडक्शन हमारा जो AR है वो क्या रह रहा है? 12 है और विच इज कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे TR टोटल रेवेन्यू हमको कैसे मिला है? सो टोटल रेवेन्यू हमारा देखो कैसा है? 0, 12, 15, 20, 30, 40 एंड 45। ठीक है। सो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट भी अपने पास में गिवन है। ठीक है। जो हमारी कॉस्ट लगी है कि भाई इतना आउटपुट बनाने के लिए हमारी कॉस्ट ये लगी है, इतना आउटपुट यूनिट बनाने के लिए वो कॉस्ट लगी है ये। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू कॉस्ट हमारी ज्यादा है, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। कॉस्ट हमारी ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। यहाँ पे भी कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम। यहाँ पे सेम। इधर क्या है? इस वाले में 40, यानी कि कॉस्ट इज अपनी क्या है? कॉस्ट यहाँ पे कम है और रेवेन्यू हमारा यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे जब अपन प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन को पता है? टीआर में से इसको अपन माइनस कर देंगे। क्लियर? तो टीआर अपना जब 0 है, टोटल रेवेन्यू अपन को कुछ भी नहीं मिला है और कॉस्ट अपनी 5 लगी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना रह जाएगा? -5, यानी कि अपना प्रॉफिट अभी है ही नहीं। ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे 1, 3, 10, 10, 8 एंड 5। इस तरीके से अपना प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो चीज समझने वाली है वो ये है कि दो कंडीशंस अपन ने देखी थी। सबसे पहला था कि आपका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिवली मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इस पॉइंट के बाद में, है ना, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जहां पे ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है उस पॉइंट के बाद में आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा। ठीक है। तो देखें भाई, अब यहाँ पे आपको जो पॉजिटिवली मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 10 आपको दिख रहा है। थर्ड और फोर्थ यूनिट पे 10 आपका मैक्सिमम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलो ठीक है, ये दोनों जो है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि भाई थर्ड यूनिट पर फोर्थ यूनिट पे क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है। और वो भी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि इसके बाद में आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होने लगेगा। तो अगर अपन थर्ड यूनिट को कंसिडर करें तो इसके बाद में तो हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हो रहा है, तो थर्ड यूनिट हमारी इक्विलिब्रियम की पॉइंट नहीं रही। फिर अपन कंसिडर करते हैं फोर्थ यूनिट को। फोर्थ यूनिट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिवली मैक्सिमाइज तो है ही, साथ ही में इसके बाद में हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है? ये वाला। प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कौन से आउटपुट पे मिलेगा उसे? फोर्थ पे। ठीक है। सो इस टेबल के अंदर आपने क्या देखा? दोनों कंडीशंस उस फोर्थ आपकी जो यूनिट है वहां पे फुलफिल हो रही है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि प्रोड्यूसर जो है वो इतना अमाउंट ऑफ जो गुड है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। फिर दूसरी हमारे पास में टेबल आ रही है जिसके अंदर अपनी प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये हमारी यूनिट 6 तक कैसी है आपको पता है? बढ़ती जा रही है। प्राइस देखिए, प्राइस क्या हो रहा है? पहले जब आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करते तो प्राइस थी 12, जब आपने 1 की तो 9, 2 प्रोड्यूस किए जो 8, 3, 7, 4, 6,
5, 5, 6 एंड 4। यानी कि एक फेज ऐसा आया जब आपकी जो प्राइस थी वो और आपकी जो क्वांटिटी आप यहाँ पे यूनिट परचेज करें वो दोनों बराबर थी, ठीक है। फिर आपकी प्राइस कम हो गई और आप यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी उसको आपने बढ़ा दी, धीरे धीरे आपकी प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। टोटल रेवेन्यू आप देखें, अपना टोटल रेवेन्यू भी आपका क्या है, 0, 9, 16, 21, 24, 25 एंड 24। सो आपका जो कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ के बाद में आपका क्या हो गया, कम होने लग गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट देखें, सो टोटल कॉस्ट जब आप देखते हैं यहाँ पे अपना, तो 5, 5, 9, 11, 14, 20 एंड 27, ठीक है। फिर आप अपना क्या देखेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट आपको पता है आप कैसे निकालेंगे, टीआर माइनस टीसी। सो प्रॉफिट पे आते हैं अपन डायरेक्टली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट में, आप देखिएगा -5, 4, 7, 10, 10, 5 एंड -3। ओके, सो यहाँ पे अब वही सेम दोनों कंडीशंस लागू होंगी। तो यहाँ पे भी जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो कौन से पॉइंट पे होगा, 4th पॉइंट पे होगा, क्योंकि सबसे पहले चीज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज इन दोनों में है। लेकिन सेकंड चीज, जो सेकंड हमारा मतलब मेन जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि इस पॉइंट के बाद में हमारा जो इक्विलिब्रियम है या प्रॉफिट जो है वो हमारा डिक्रीज होना चाहिए। तो वो कहाँ हो रहा है, 4th यूनिट पे हो रहा है। क्लियर? सो अब यहाँ पे अपन एमआर और एमसी अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। वो आपको क्लियर हो गया कि भाई अगर अपन उस मेथड से देखते हैं तो हमारे पास में 2 कंडीशन होती हैं, वो दोनों कंडीशन अपन यहाँ पे फुलफिल कर चुके हैं। एक में हमारी प्राइस कांस्टेंट थी और एक में हमारी प्राइस के अंदर हम चेंजेस देखने को हमें मिल रहे थे। अब अपन यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच देखते हैं। देखो, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की अप्रोच अपन देख चुके हैं, उसके अंदर अपन जिस तरीके से वर्क करते हैं सेम अपन यहाँ पे भी उसी तरीके से वर्क करेंगे। क्लियर? टिल द पॉइंट MC इज लेस देन MR, जहां पे आपकी कॉस्ट जो है वो आपके रेवेन्यू से कम है, हम क्या कहेंगे कि फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती रहेगी। जब तक आपकी कॉस्ट कम आती जा रही है और रेवेन्यू आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। Keep producing products till she or he hits the level of equal MR is equals to MC। किस पॉइंट तक यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहेगा, तो यहाँ पे MR और MC जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहेगा। पहली चीज तो ये हो गई, पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सो नेक्स्ट आपका आता है MC इज ग्रेटर देन MR। अगर आपकी ये वाली कंडीशन आ जाती है कि जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ज्यादा आने लगती है और आपका रेवेन्यू कम होता है, एक आउटपुट लेवल के बाद में अगर ये कंडीशन आने लगती है, तो ये तो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी मतलब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, या तो दोनों बराबर हो या फिर हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो। समझ रहे हो, या तो आपकी कॉस्ट और आपका रेवेन्यू दोनों बराबर हो या फिर अपनी जो कॉस्ट है वो आपकी रेवेन्यू से कम हो। तो ये कंडीशन अगर आ जाती है तो ये फुलफिल नहीं होती है। या तो दोनों बराबर हो या फिर आपका जो कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू से कम हो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे, ठीक है, फ्रॉम बिलो। सो फॉर एनी एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको एक भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, आपकी जो कॉस्ट है वो आपके MR को बिलो मतलब नीचे से कट करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी 2 कंडीशन है। सबसे पहले MR इज इक्वल्स टू MC एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन of a single output of or या फिर for further production of an additional unit of output, your MC should cut MR from its below point, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। अब जब आपकी प्राइस कांस्टेंट रहती है ना, जब अपन प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो उस पॉइंट में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स वुड एम टू प्रोड्यूस टू अ पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। जब अपनी प्राइस कांस्टेंट रहती है तो प्रोड्यूसर अपने कब तक प्रोडक्शन करता है, उसे पता है कि भाई मैं जब तक प्रोडक्शन करूंगा जब तक मेरी जो कॉस्ट है वो मार्केट के प्राइस के बराबर ही ना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, इससे कम अगर प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे पे अभी भी एफिशिएंसी है कि मैं और ज्यादा कर सकता हूं। तो ये कंडीशन आती है एक तो, और दूसरी एंड MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर इट रीचेस। और इस पॉइंट के बाद में क्या होता है कि देखो MC जब MR के बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद में क्या आ जाएगा, अगर आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी आपके MR से, ठीक है। सो MC और MR आउटपुट लेवल, तो यहाँ पे हमारा पहला जो कंडीशन होती है वो ये होती है जहां पे आपका कॉस्ट और आपके रेवेन्यू दोनों बराबर होती है। दूसरा कंडीशन है आपका जब आपकी प्राइस
है ना, व्हेन द प्राइस फॉल्स विद आउटपुट इंक्रीजेस। सेकंड कंडीशन जो सेकंड टेबल अपन ने देखी थी उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि अपनी प्राइस गिरती जा रही है और अपना आउटपुट बढ़ता जा रहा है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स वुड एम टू प्रोड्यूस अ लेवल वेयर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व कट्स द MR फ्रॉम बिलो। यानी कि दोनों कंडीशंस, पहला तो MC इज इक्वल्स टू MR एंड सेकेंड इज MC cut MR फ्रॉम बिलो। ये कौन से कंडीशन में है, जब आपकी प्राइस कम होती जा रही है और आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो इस पॉइंट के बाद में जब आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है वो MR को नीचे से कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होना है तो उसे किन किन कंडीशंस की जरूरत पड़ने वाली है, इसको अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में अपन इन दोनों ही कंडीशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगी, साथ ही में आपको मैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को ग्राफ के रूप में भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ओके, वेल अभी तक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर हमने किन चीजों के बारे में बात करी है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। दो कंडीशंस हमने डिस्कस करी थी कि अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। इसके अंदर पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपका जो रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज MR इज इक्वल्स टू MC। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इस कंडीशन को आप अपनी टेबल में ढूंढने लगोगे तो आपको हो सकता है 2 जगह या 3 जगह आपको ये कंडीशन फुलफिल होती दिखे, लेकिन इक्विलिब्रियम अब 3 जगह तो हो नहीं सकता, या फिर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो आपके पूरी टेबल में 2 जगह हो नहीं सकता। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सिर्फ एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि आपको काफी बार देखने को मिले कि फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकेंड कंडीशन हमारी जो है वो क्या है इसको हम देखते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जहां पे हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है उसके बाद में हमारी जो सेकेंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस पॉइंट के बाद में आपका जो MC है वो कैसा होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए। ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दैट MC शुड बी राइजिंग। इस पॉइंट के बाद में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, वो राइज करती हुई होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन को अगर मतलब अगर आपको ये चीज मालूम है बहुत अच्छे से कि हमारा जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये अपना MC है, ऑलराइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, मतलब गिरती हुई जा रही है। तो जो प्रोड्यूसर है वो इधर और इधर इन दोनों के बीच में कहीं पे अपना प्रोडक्शन वो कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे उसको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद में क्या होगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो ये प्रेफर करता है कि यार इस पॉइंट पे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होगा और यही मेरा क्या माना जाएगा, यही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको एक टेबल दिखा दूं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। सो इस टेबल के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो है आपका क्वांटिटी या फिर आउटपुट भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 11 आपके आउटपुट है, उसके बाद में आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। वेल इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया है कि अपना जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है या फिर एवरेज रेवेन्यू होता है या फिर प्राइस जो होती है ये हमारी थ्रू आउट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात करी थी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो अगर अपन मार्जिनल कॉस्ट की तरफ देखेंगे तो एक पॉइंट तक तो क्या हो रही है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई है, ठीक है। सो इसको अपन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो पहली कंडीशन है यानी कि MR इज इक्वल्स टू MC ये कहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका MR और आपका MC जो है वो दोनों बराबर है, करेक्ट।
अब यहाँ पे एक और हम कंडीशन देखते हैं, उससे पहले हम पूरी टेबल को एक बार फिर से देखेंगे कि क्या ऐसी और कोई कंडीशन, ऐसा कोई और आउटपुट है जहां पे हमारा MR और MC दोनों बराबर हैं। अगर अपन इस चीज को गौर करके देखें तो हमारी जो 10th आउटपुट है, यानी कि हमारी जो 10th यूनिट है, उस पे भी हम ये चीज देखेंगे कि हमारा MR और हमारी जो MC है, यानी कि जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है और जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर के एक पॉइंट ये हो जा रहा है और एक पॉइंट ये हो रहा है जहां पे हमारे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड कंडीशन होती है उसकी तरफ। देखो, सेकंड कंडीशन हमें पता है कि इस पॉइंट के बाद में हमारी जो MC होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो राइज होती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 से 10 कम है, तो ये राइज तो नहीं हो रही है, तो दिखती सी बात है ये तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, 12 से 15, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी दिख रही है, आपको बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कैसा पॉइंट कहलाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पे टेबल के थ्रू आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि दोनों ही पॉइंट, दोनों ही आउटपुट के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपन एक बार देखें। ओके, जो प्रोड्यूसर है वो अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, 10th यूनिट आउटपुट जहां पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर 2 यूनिट जहां पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये चीज हमने देख ली, जहां पे वो 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। इन सिचुएशन 1 MC इज फॉलिंग। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी है, वो फॉल, मतलब उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, इन सिचुएशन 2 MC इज राइजिंग, और सिचुएशन 2 के अंदर क्या चीज है कि अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको राइज होती हुई दिखेगी। ठीक है, MC कर्व शोन टू बी यू शेप्ड एज यूजुअल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके का है, वो आपका यू शेप्ड का है। ठीक है, MR इज इक्वल टू MC इन 2 सिचुएशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो ऐसी सिचुएशन है जहां पे MR और MC दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक है Q1 और एक है Q2, यानी कि MR को दोनों ही पॉइंट्स पे MC कट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा क्या और कोई पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जहां पे MC MR को कट कर रहा है? तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो चलो इसे हम नाम दे लेते हैं, इसको A दे लेते हैं और इसको B दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो इन दोनों पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, कि भाई हमारा जो कॉस्ट है और जो हमारी रेवेन्यू है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम इसके बाद में देखते हैं कि हमारी जो MC है वो इस पॉइंट पे कैसी दिख रही है, वो इस पॉइंट पे गिरती हुई दिख रही है। तो दिखती सी बात है, इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे क्या है, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि राइज होती हुई दिख रही है। तो दिखती सी बात है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर। ये आपका मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है। इसमें अपन दो एक कंडीशंस और देखेंगे। एक बार पहले यहाँ पे हम जो पॉइंट्स है उनकी तरफ देखते हैं। एट पॉइंट Q1, अगर Q1 पे हम देखें, when output is OL1 and at point Q2 when output is OL2, in situation 1 MC is falling। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि मार्जिन कॉस्ट अपनी फॉल हो रही है। सिचुएशन 2 में क्या है, MC is rising। इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर विल बी स्ट्रक एट पॉइंट Q2। जो हमारे प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट पे स्ट्रक करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्रक करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे सबसे पहली चीज कि हमारी MR और MC दोनों बराबर है, और दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी दिख रही है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। दैट द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस TVC इज मैक्सिमाइज्ड। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो सबसे मैक्सिमाइज होगा। ओके, नॉट अ प्रॉफिट Q1। इन फैक्ट Q2 इज द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे ये जो Q2 सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट की है, और Q1 जो सिचुएशन है वो कैसी है, वो लॉस की है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कह सकते हैं जो कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरती हुई है। ठीक है, तो ये तो इसको तो अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं भाई। हमारे प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम, यानी कि जो प्रोड्यूसर सबसे मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जिस पॉइंट पे कर सकता है, वो पॉइंट जब हमने निकाल लिया है तो उसके बाद में ये वाला पॉइंट तो कैसा रहेगा, ये तो उसका लॉस का रहेगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ये आता है कि भाई प्रोड्यूसर
यहां से लेकर के यहां तक प्रोडक्शन करेगा कब, यानी कि उसको पूरे प्रोडक्शन के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा कब, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से फेज में होगा, यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे फेज में उसको प्रॉफिट होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है वो है नीचे, और जो ब्लैक लाइन यानी कि आपका जो MR है वो है ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट आ रही है कम और आपको जो रेवेन्यू वहां से मिल रहा है वो मिल रहा है ज्यादा। ठीक है, सो इस फेज के दौरान जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अब वो प्रोडक्शन करते 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 भाई एक पॉइंट तो आएगा जहां पे वो अपने प्रोडक्शन को रोक देगा, है ना, क्योंकि उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उसको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में क्या है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका जो रेवेन्यू है वो कम रह जाएगा। यानी कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी जो कीमत है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो तो हो जाएगी ज्यादा, और आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद में जो मिल रहा है वो मिलेगा आपको कम, यानी कि आपकी इनकम होगी यहाँ पे कम। तो इस पॉइंट पे क्या कर लेगा प्रोड्यूसर, अपने प्रोडक्शन को रोक देगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इस पॉइंट के बाद में उसे कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ेगा। क्लियर। और अगर हम बात करें Q1 पॉइंट की, तो Q1 पॉइंट से पहले वाली कंडीशन भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू कम है, यानी कि इस पॉइंट से पहले भी क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि दिखती सी बात है वही सेम सिचुएशन, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, इस पॉइंट पे भी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कहाँ पे, Q1 और Q2 के बीच में, और इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, Q2 पे इसका इक्विलिब्रियम लाई करेगा। क्लियर। सो आई होप कि अब आपको यहाँ पे ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, so TR is equals to area under MR corresponding to given level of output equal to OL1 Q1P in situation 1। अब situation 1 में क्या है कि ये वाला जो आपका एरिया है ये है एरिया आपका, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं किस क्या कह के, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं MR corresponding to given level of output। ठीक है, यहाँ पे आपको given level of output मिल रहा है, फिर मतलब ये हमारा TR है। फिर हमारे पास में TVC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी यहाँ पे अकर करी है, एरिया अंडर MC corresponding to given level of output equal to OL1 Q1R in situation 1, यानी कि OL1 Q1R ये वाली जो सिचुएशन है आपकी ये पूरी। ओके, अब हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। So OL1 Q1R is greater than area of OL1 Q1P। अब दिखती सी बात है, OL1 R1 वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा ग्रेटर है किससे, इस एरिया से ग्रेटर है, राइट। इट इज द सिचुएशन ऑफ लॉस टू द फर्म। और ये इस सिचुएशन को हम कैसे किस तरीके से देखेंगे, इस सिचुएशन को हम फर्म की लॉस की तरीके से देखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ऐसा ही आपका है, ये आपका MC है, ये आपका MR है। ठीक है, मैं सबसे पहले वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका MC ऊपर है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और आपका जो रेवेन्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो दिखती सी बात है, जहाँ पे कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है, बदले में हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारी जो फर्म है वो क्या फेस करेगी, वो लॉस फेस करेगी। क्लियर। सो अब सिचुएशन 2 को अगर हम देखें, MC इज राइजिंग एट पॉइंट। अब यहाँ पे हमारा MC राइज कर रहा है Q2 पे, TR टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना है, OL2 Q2 P। ये देखिए OL2 Q2 एंड P, ये वाला जो एरिया है अपना पूरा, ठीक है, ये अपना टोटल रेवेन्यू है। इसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, OL2 Q2R, इस पे हमारी कॉस्ट लगी है OL2 Q2R, यानी कि मतलब अगर अपन R को भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारी क्या लगी है, कॉस्ट लगी है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका ज्यादा है किससे, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है, यानी कि आपने यहाँ पे जो भी कॉस्ट लगाई है वो है कम और रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ज्यादा। तो दिखती सी बात है, प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे क्या करेगा, इस पॉइंट पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है और यही उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे रैशनल ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारी क्या कहलाती है, जहाँ पे हमारा जो हमारा रेवेन्यू है और जो हमारी कॉस्ट है वो दोनों बराबर रहते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ MR इज इक्वल्स टू MC आर नॉट इक्वल। अब जिस पॉइंट पे MR और MC बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभी भी स्कोप है फर्म के लिए
सो देयर इज अ स्कोप फॉर द फर्म टू इंक्रीज द डिफरेंस, अभी भी स्कोप है फर्म के लिए कि वो अपने डिफरेंस को बढ़ा सके, किसके बीच के डिफरेंस को, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को अभी भी बढ़ा सके, ठीक है, इंप्लाइंग दैट देयर इज अ स्कोप टू इंक्रीज प्रॉफिट, यानी कि अभी भी स्कोप है कि जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके, ठीक है। दस इन केस ऑफ एम आर ग्रेटर देन एम सी, ठीक है, अब दूसरा केस क्या रहता है, हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है हमारे कॉस्ट से, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट लीड्स टू ग्रेटर एडिशनल रेवेन्यू। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका अगर ज्यादा आउटपुट, आप एडिशनल आउटपुट अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, देन एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एम आर, देखो सबसे पहली चीज तो अपन मार्जिनल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम एडिशनल, हमारा जो आउटपुट बेचने से हमें जो रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारी एडिशनल कॉस्ट से इस पॉइंट पे ज्यादा है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग आउटपुट प्रॉफिट वुड राइज। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे हमारे आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा, क्लियर। नाउ दूसरी कंडीशन होती है एम आर इज स्मॉलर देन कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा है आपके रेवेन्यू से। सो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट लेट्स टू ग्रेटर एडिशनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे ही अपने आउटपुट को बढ़ाया है उससे आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है, ओके, देन द एडिशनल रेवेन्यू, आपकी जितनी इनकम होनी चाहिए थी उस इनकम से ज्यादा आपकी यहाँ पे क्या आ गई है, आपकी कॉस्ट यहाँ पे इनकर हो गई है। बाय कटिंग आउटपुट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर आप अपने आउटपुट को कम कर देते हो, यानी कि इस कॉस्ट को अगर आप कम कर देते हो तो हो सकता है आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा वापस से, और हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो आपको वापस से अचीव हो जाएगा, ओके। अब सिचुएशन 2 जो है, कंडीशन 2 जो है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा जो एमसी है वो कैसा होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमारा एमसी होना चाहिए। सो MC इज नॉट राइजिंग बट फॉलिंग। अगर जब हमारा MC राइज नहीं होता है लेकिन गिरता हुआ होता है, इसका मतलब क्या है, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इस पॉइंट पे जब हमारा MC गिरता हुआ होता है, द फर्म शुड बी एंजॉयिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो यहाँ पे क्या है कि जब हमारी कॉस्ट कम, मतलब कम होती जा रही है, तो यहाँ पे फर्म क्या एंजॉय करेगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंजॉय करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे फर्म को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलने का मतलब क्या है कि फर्म और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और कमाते 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 इस पॉइंट पे आ जाएगी, और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी तो उसको रियलाइज हो जाएगा फर्म को कि यार अगर इससे ज्यादा अगर मैं अपना आउटपुट बढ़ाता हूँ तो हो सकता है मेरी फर्म को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़े। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या है, आपकी कॉस्ट हो जाएगी ज्यादा और आपको जो इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है, यानी कि आपको जो रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है वो रह जाएगा आपका कम, ओके। So stopping output when returns are rising, MP is increasing or MC is falling, would amount to foregoing losing profit which the firm can earn by increasing the output, ठीक है। सो दूसरी कंडीशन भी हम देख चुके हैं। थर्ड कंडीशन जो है हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जो कि क्या कहलाती है, एवरेज रेवेन्यू आपका ग्रेटर होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से। सो इन अ वे हमने जो लास्ट कंडीशन डिस्कस करी है सेम वही चीज है यहाँ पे भी। If the producer is not able to cover even his variable cost, अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा है जो कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने प्रोडक्शन को, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा लॉस में है, तो इसका मतलब उसे प्रोडक्शन को अब कम करना है, ठीक है। सो इट वुड बी टोटली इरैशनल टू अंडरटेक प्रोडक्शन, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत है या फिर उससे प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यूनिट हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे देखने में बहुत ही इजी था, समझने में और भी ज्यादा इजी था, और जब अपन इसके क्वेश्चंस पे आए हैं, यानी कि जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा। इस वीडियो के अंदर अपन वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपन ने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। वो सारी कंडीशंस अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो सारी सिचुएशंस को अपन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, और उन्हीं बेसिस पे यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इन अ वे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर का वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, ओके। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही होगा कि भाई प्रोड्यूसर्स होते कौन है।
तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, है ना, लोगों की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। यानी कि इकोनॉमी में हमें ये पता है कि इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बहुत से लोगों को कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं मिलेंगे, है ना, उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो प्रोड्यूसर का होना हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ये वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। सो पहली चीज तो ये, इनका गोल क्या होता है यहाँ पे, इनका जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब देखो ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो यहाँ पे प्रोडक्शन करते नहीं है, इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होता ही है, ठीक है, और वही इनका मेन गोल होता है। अगर इनको ये गोल अचीव ना हो तो हो सकता है कि ये अपना प्रोडक्शन वहां पे उसी पॉइंट पे रोक दें, ठीक है। और बहुत से प्रोड्यूसर्स अक्सर ऐसा करते भी हैं कि भाई अगर उनकी कंपनी को या उनके प्रोडक्शन को काफी लंबे समय से अगर उनको लॉस फेस करना पड़ता है तो वो हो सकता है कि उस पॉइंट पे अपने प्रोडक्शन को रोक भी दे, ठीक है, और ऐसा काफी प्रोड्यूसर्स करते भी हैं। इनका जो मेन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी इस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन बदले में इनकी यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, इनकी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन होती है where profits are maximized, जहां पे प्रोड्यूसर्स के जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज होते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज्ड और लॉसेज आर मिनिमाइज्ड। या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर है उनको प्रॉफिट यहाँ पे सबसे ज्यादा अचीव होते हैं, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं और वो ये है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट होती है और जो उसको रेवेन्यू मिलता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो काफी मैक्सिमम होता है। यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी रिकवर हो चुकी है और बदली में हमने ज्यादा इनकम कमाई है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो हम ये चीज कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रॉफिट में है और वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे लॉस फेस कर रहा है तो हो सकता है कि वो आगे प्रोडक्शन बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको एक एक सिंगल लाइन में यहाँ पे इसको आंसर आप कर सकते हो कि ये वो स्टेट होती है या फिर ये वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होता है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट आप अपन ने जस्ट अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करी थी, बस ये है कि अपन ने उस टर्म को नाम ना दे करके अपन ने उसको जनरल वे में समझा था। जब हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब होता है और इन दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं और फिर जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, इसी को हम इकोनॉमिक रेवेन्यू के नाम से, इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें कि एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में मैंने लगाई 100 रुपीज कॉस्ट, ठीक है, उसको मार्केट में मैंने बेच दिया 150 में, यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट अचीव हुआ है वो कितना हुआ है 50 रुपीज का। इकोनॉमिक प्रॉफिट और कुछ नहीं यही होता है। क्लियर? इसको एक बार डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट की यहाँ पे बात करी है तो कॉस्ट यहाँ पे हमने दोनों तरीके की ले ली है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। दिस इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है ये अपन को पता है, जब प्रोड्यूसर मार्केट से खरीद के प्रोडक्शन इनपुट्स लेके आता है और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाता है, ठीक है। ये तो हो जाती है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है, जो प्रोड्यूसर अपने खुद के जो भी सेल्फ ओन जो उसके इनपुट्स है वो अपने बिजनेस में लगा देता है, ठीक है, यानी कि अपने घर से वो अपने बिजनेस में कॉस्ट लगा रहा है, देन दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट। ओके, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और आपकी जो कॉस्ट है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता निकालते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास में जो चीज निकल के आती है दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट के अंदर कॉस्ट का ये पार्ट होते हैं एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट।
ठीक है। सो जैसे हम नॉर्मली प्रॉफिट निकालते हैं, बस उसी को हमने यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट का टर्म दे दिया है, ठीक है। सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपन को पता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब प्रोड्यूसर जैसे मान लो कि बाहर से किसी लेबर को प्रोड्यूसर ने बुलाया है कि भाई आप आए और हमारे इस बिजनेस में आप अपना योगदान दें, यानी कि आप हमारे बिजनेस में एज अ वर्कर काम करें और बदले में मैं आपको क्या दूंगा, वेजेस दूंगा। तो ये क्या हो गई, वेजेस जो अपन इसको दे रहे हैं, ये क्या हो गई, ये हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोड्यूसर कहे कि भाई बाहर से लेबर लगाऊंगा, इससे बेटर है कि मेरे घर में 2-4 लोग हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे अपने बिजनेस में काम में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। क्लियर। तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो टोटल रेवेन्यू है उसके और जो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम यहाँ पे देखते हैं। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट भी हमने बहुत तरीके का पढ़ा था। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से पहले हमने रेवेन्यू के बारे में बात करी थी, रेवेन्यू से पहले भी हमने कॉस्ट की बात करी थी, राइट। सो कॉस्ट भी हमने काफी तरीके का पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने वेरिएबल कॉस्ट की भी बात करी थी। वेल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जिसके अंदर अपन थ्रू आउट द प्रोडक्शन अपन चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट रन की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर ही अपन चेंज कर सकते हैं, और लॉन्ग रन की अगर लॉन्ग रन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर तो सारे ही फैक्टर्स कौन से कहलाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। सो इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। डन। सो ग्रॉस प्रॉफिट आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टीआर माइनस टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपको जो भी रेवेन्यू मिला है उसमें उसको आप किसमें से माइनस करोगे, जो आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, यानी कि जो आपने लेबर पे कॉस्ट लगाई होगी या फिर जो आपने रॉ मटेरियल्स पे कॉस्ट लगाई होगी, ठीक है, जिसको आप चेंज कर सकते हो एज पर योर कंडीशंस। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दो, अगर आपको आउटपुट कम करना है तो आप वेरिएबल को कम कर दो, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर दो, तो इन अ वे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे कुल मिलाकर के अपन टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर। सो दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। इन तीनों ही प्रॉफिट्स को आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो नेट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम किसको सबसे पहले एम्फसाइज करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, टोटल रेवेन्यू में से हमने टोटल कॉस्ट हमने माइनस कर दी तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके। सो नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, जब हमारा टीआर और हमारा टीसी दोनों बराबर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट और हमारी एवरेज रेवेन्यू जब दोनों बराबर होते हैं, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें कैसा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होता है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट इस पॉइंट पे अचीव होता है, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन आर टी आर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है ये किसके बराबर है, ये हमारी कॉस्ट के बराबर है। क्लियर। नाउ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। सो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, जो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट से काफी गुना ज्यादा हमें रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें क्या मिला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिला है। सो इस कंडीशन के अंदर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर होता है आपकी टोटल कॉस्ट से, या फिर इसको आप कह सकते हैं आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है आपकी एवरेज कॉस्ट से। ओके। सो प्रॉफिट आर सेड टू बी एक्स्ट्रा नॉर्मल और अब नॉर्मल, इसको अपन अब नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, व्हेन टीआर इज ग्रेटर देन टीसी और एआर इज ग्रेटर देन एसी। क्लियर। नेक्स्ट सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, जब अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो तो होता है कम और हमने जो कॉस्ट लगाई है वो हो जाती है यहाँ पे ज्यादा, या फिर अपन इसको एवरेज रेवेन्यू हमारा हो जाता है कम और एवरेज कॉस्ट जो हमने लगाई है वो हो जाती है ज्यादा।
किसी भी कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने में या किसी भी कम्युनिटी को बनाने में मेरी कॉस्ट लग गई है ज्यादा, और जब मैंने उस कम्युनिटी को मार्केट में बेचा है तो उससे जो मुझे रेवेन्यू मिला है वो मिला है मुझे कम। तो ऐसी सिचुएशन को मैं किस नाम से जानूंगी? सब नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानूंगी, या फिर इसको मैं लॉस के नाम से भी, अच्छा ये लिखा हुआ है, इसको मैं लॉस के नाम से भी जानूंगी। ओके, सो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस अकर व्हेन दिस सिचुएशन अकर्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, ये अपने लास्ट वीडियो के अंदर ही बात करी थी। सबसे पहला जो हमारा रेवेन्यू है और जो हमारी कॉस्ट है, मार्जिनल वी आर टॉकिंग अबाउट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारी दोनों बराबर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइजिंग होनी चाहिए, जैसा कि इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, हमारा MR और हमारा MC दोनों बराबर हैं, और हमारी जो MC है वो इस पॉइंट से कैसी दिख रही है आपको? बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, AR या फिर प्राइस अपन कह सकते हैं, ये या तो ग्रेटर होगी या फिर बराबर होगी किसके? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे आपकी फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम होता है ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो रेवेन्यू है वो उसको मैक्सिमम मिलता है? ये गलत है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे मिलता है, ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पे मिलता है जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। देखो, रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, रेवेन्यू तो मतलब आपकी टोटल इनकम, अब इस रेवेन्यू में से आप कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे। जब आपने इस रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट निकाल दी उसके बाद में आपका प्रॉफिट निकल के आता है। सो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां पे स्ट्राइक होता है जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। वी कैन नॉट से कि जहां पे उसका रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि रेवेन्यू तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। अब इसमें से अपन को क्या निकालने पड़ेगी? इसमें से अपन को कॉस्ट निकालने पड़ेगी जो भी अपन ने एक प्रोडक्ट बनाने में लगाई है। ठीक है, उस कॉस्ट को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगा? प्रॉफिट रह जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे हमारा जो प्रॉफिट है दैट शुड बी मैक्सिमम। ओके, द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ना कि रेवेन्यू। क्लियर? ओके, a producer strikes his equilibrium when difference between TR and TC is maximum। तो ये बिल्कुल सही है, TR और TC का जो डिफरेंस होता है that is known as profit। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम when he produces that amount of output at which difference between TR and TC is maximum। ठीक है, तो वो चीज हमने वहां यहाँ पे इक्वेशन में बता दी और इसी को यहाँ पे इन्होंने पूरे सेंटेंस में लिख दिया है। तो इट इज सेम थिंग, बिकॉज नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट हमारा क्या रहता है? TR इज इक्वल्स टू TC। क्लियर? Now, gross profit is the difference between total revenue and total cost। gross profit अभी हमने बात करी थी, gross profit क्या total revenue और total cost का difference होता है? So no, gross profit is the difference between total revenue and total variable cost। ठीक है, यहाँ पे variable cost को हम consider करते हैं। total cost के अंदर तो दो cost आती हैं, variable भी आती है और fixed भी आती है, लेकिन gross के अंदर हम fixed को consider नहीं करते हैं, सिर्फ variable को consider करते हैं। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज लॉसेस अकर व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जब आपकी एवरेज कॉस्ट और आपका एवरेज रेवेन्यू जब दोनों बराबर होते हैं तब जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस फेस करना पड़ता है। सो दिस इज फॉल्स। लॉसेस कब अकर होते हैं? जब आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है आपके रेवेन्यू से, चाहे फिर वो मार्जिनल की बात कर लो या फिर आप एवरेज की बात कर लो। ठीक है, आपकी कॉस्ट अगर ज्यादा होगी आपके रेवेन्यू से तो आपको यहाँ पे क्या फेस करना पड़ेगा? आपकी कंपनी को या फिर आपके प्रोडक्शन को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ेगा। ओके, अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट व्हेन TR इज स्मॉलर देन TC। तो ये बिल्कुल गलत है। फर्म अपने प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज करती है? जब उसका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है टोटल कॉस्ट से। ठीक है, प्रॉफिट जब होता है उसका वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? If MR is greater than MC, it is always a better situation than if MR is equals to MC for profit to be maximized।
देखो दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, एक तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बराबर होना चाहिए कॉस्ट के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये वाली जो सिचुएशन होती है वो इस सिचुएशन से बेटर होती है प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। सो क्या ऐसा ऐसा कोई भी पॉइंट हमने पढ़ा है? सो नो, ये वाली जो सिचुएशन होती है ये बेटर सिचुएशन होती है, यानी कि जहां पे हमारा रेवेन्यू और हमारी जो कॉस्ट बराबर होती है, this is the better situation as it coincides with producers equilibrium where profit is maximum। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, और जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ रहता है, वो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है, सो इस कंडीशन से बेटर कंडीशन हम इसे यहाँ पे मानते हैं। ऑलराइट, इक्वालिटी बिटवीन एमआर एंड एमसी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि एमआर और एमसी जब आपका इक्वल रहता है तो वो सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि सिर्फ यही कंडीशन आपको चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। सो ये गलत है, आपको दूसरी कंडीशन भी चाहिए। ठीक है, सो एमआर इज इक्वल टू एमसी ओनली अ नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द सफिशिएंट कंडीशन रिक्वायर्स दैट एमसी शुड बी राइजिंग। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा भी जो दूसरी कंडीशन आप लोगों को चाहिए वो क्या है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, वो राइजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन तो ये ही रहेगी, लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस टेबल के अंदर जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, उस टेबल के अंदर अपन फर्स्ट आउटपुट को ही बता देते कि भाई ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन अपन ने उसको नहीं बताया था। ओके, नाउ a producer strikes his equilibrium only when MP is diminishing। जो प्रोड्यूसर है वो अब इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उसका इक्विलिब्रियम जहां पे उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होता है। so this is true, a producer strikes his equilibrium only when MP is diminishing। जब उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है जब वो डिमिनिश होता है तभी प्रोड्यूसर क्या स्ट्राइक करता है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? डिमिनिशिंग एमपी मींस अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी राइज हो रही है। द प्रोड्यूसर स्टॉप प्रोडक्शन व्हेन राइजिंग एमसी मैचेस विद एमआर। और इस पॉइंट पे जहां पे प्रोड्यूसर का कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर आ जाते हैं, उस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है। ओके, सो बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आगे राइजिंग एमसी वुड एक्सीड एमआर कॉजिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इस पॉइंट के आगे क्या होता है, एमसी आपका बढ़ गया है, एमआर आपका कम है, और यहां से इस पॉइंट के बाद में क्योंकि एमसी आपका बढ़ चुका है तो प्रॉफिट अब यहाँ पे इसको नहीं अचीव होगा, यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ लॉस अचीव होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन आउटपुट इज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जस्ट अभी अपन ने देखा था प्रॉफिट के बाद में प्रॉफिट आर लेस कंपेयर टू इक्विलिब्रियम लेवल, बिकॉज इन सच सिचुएशन एडिशन टू टीवीसी, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अब जो एडिशन होगा वो ज्यादा होने लगेगा, किससे? टोटल रेवेन्यू से, यानी कि आपकी कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। और ये वाली जो सिचुएशन है वो प्रॉफिट के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट टी आर इज इक्वल्स टू टीवीसी। अब इस पॉइंट के बाद में क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिट विल टेंड टू श्रिंक। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के बाद में आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है अपना, इस पॉइंट के बाद में आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। क्लियर? ओके, इन द लॉन्ग रन अ फर्म मस्ट कवर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है वो अपनी जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सब उसे कवर कर लेता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है वो अपने सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर लेती है, क्योंकि बिकॉज इन द लॉन्ग रन के अंदर ऑल कॉस्ट आर दी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी आपकी कौन सी होती है, वो सारी की सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, आप लॉन्ग रन के अंदर किसी भी इनपुट के अंदर आप चेंज कर सकते हो, किसी भी फैक्टर के अंदर आप चेंज कर सकते हो, चाहे फिर वो फिक्स्ड हो चाहे फिर वो वेरिएबल हो। तो क्योंकि आप किसी भी फैक्टर के अंदर किसी भी इनपुट के अंदर चेंज कर सकते हो, तो अब फिक्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। सारे ही फैक्टर्स, चाहे मशीन हो, चाहे लेबर हो, चाहे लैंड हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स आपके कंसिडर आप उन्हें करते हैं। ठीक है, नाउ इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की स्टेट में कमोडिटी प्राइस शुड नॉट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। कमोडिटी की जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस प्रॉफिट आर टू बी मैक्सिमाइज, अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन कमोडिटी के केस में जो प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो या तो वो बराबर होनी चाहिए, किसके लिए, किसके साथ में बराबर होनी चाहिए, कॉस्ट के साथ में बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी रहनी चाहिए, वो बराबर रहनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है। अगर प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ये वाली कंडीशन जो है वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? So shutdown point occurs when a firm is just covering its fixed cost only. जो शटडाउन पॉइंट है वो कब अकर होता है, जब कोई फर्म अपना फिक्स्ड कॉस्ट ही अकर कर पा रही है, यानी कि जो उसने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है वो सिर्फ उसे ही कंप्लीट कर पा रही है, अपने बाकी जो उसकी कॉस्ट लगी है उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उस पॉइंट पे शटडाउन हो जाता है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट। शटडाउन जो होता है वो पॉइंट कब अकर होता है, व्हेन अ फर्म इज जस्ट कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट। जब फर्म अपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है, ठीक है। और व्हेन वी कैन से TR इज इक्वल्स टू TVC, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, TVC के बराबर है। या फिर अपन कह सकते हैं कि आपका जो AR है, एवरेज रेवेन्यू, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अपना जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट जो होता है वो श्रिंक होने लगता है, प्रॉफिट अपना श्रिंक होने लगता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की बजाय हम किसे कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, कि जो फर्म है एटलीस्ट वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को जब तक वो कवर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन को चालू रखेगी। अगर फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पा रही है तो हो सकता है कि वो फर्म अपने प्रोडक्शन को शट डाउन कर दे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज अ फर्म कैन क्विट द इंडस्ट्री इन दी शॉर्ट रन ऑल्सो। एक जो फर्म होती है वो अपनी इंडस्ट्री को शॉर्ट रन में भी क्विट कर सकती है। सो दिस इज फॉल्स। क्विटिंग इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट रन। आप मतलब जो भी फर्म है वो शॉर्ट रन में क्विट नहीं कर सकती है, बिकॉज शॉर्ट रन बाय डेफिनेशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट रन एक बहुत ही कम समय होता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म के लिए कि वो उस इंडस्ट्री को क्विट करें। हाँ ठीक है, लॉन्ग रन में तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या फिर जो बेसिक प्रॉफिट है वो भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें शट डाउन कर लेना चाहिए। लेकिन शॉर्ट रन में बहुत कम समय होता है तो वो इस चीज को एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं कि भाई हमको शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, ठीक है। सो शॉर्ट रन इज वेरी शॉर्ट टाइम फॉर इंडस्ट्री टू डिसाइड, ओके। सो देयरफॉर अ फर्म कैन क्विट द इंडस्ट्री ओनली इन द लॉन्ग रन। जो भी फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर ही अपनी इंडस्ट्री को क्या करती है, क्विट करती है। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, इज इट ट्रू? सो यस, इट इज ट्रू। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो मिनिमम रिटर्न आपको मिलता है। भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपने किस पॉइंट से किया है प्रोडक्शन, कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। अब मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम रिटर्न तो मिले। अब जो इसमें मिनिमम रिटर्न मिलते हैं दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर प्रोड्यूसर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई उसे नॉर्मल प्रॉफिट तो मिले ही मिले। इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, अगर इसे नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर उसे मिनिमम रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं, ही विल विदड्रॉ हिज कैपिटल। तो वो क्या करेगा, अपने कैपिटल को विदड्रॉ कर लेगा, वापस निकाल लेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज एंड शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और उस कैपिटल को वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। सो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो किसका पार्ट होता है, वो टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, ओके। शटडाउन पॉइंट मींस शटिंग डाउन द फर्म, डू यू अग्री? शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या ये होता है कि आप अपनी फर्म को शट कर रहे हो, या फिर आप मतलब जो भी आपकी फर्म है अब आप आगे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। सो डू यू अग्री? नो। शटडाउन पॉइंट्स अकर व्हेन अ फर्म जस्ट कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। शटडाउन पॉइंट वहां उस पॉइंट पे अकर होता है जब जो फर्म है वो सिर्फ क्या कवर कर पा रही है, अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही है, यानी कि अब इसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जो इसने वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, यानी कि 10 लेबर अगर मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ तो सिर्फ मैं 10 लेबर की वेजेस ही निकाल पा रही हूँ। ये प्रोडक्शन करके, इस प्रोडक्शन को बेच के मेरे को जो रेवेन्यू अचीव हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि मैं ये जो 10 लेबर है मेरे पास में, इनको मैं वेजेस ही दे पा रही हूँ। तो इस पॉइंट को मैं किस नाम से जानूंगी, शटडाउन पॉइंट के नाम से जानूंगी। अ फर्म में डिसाइड टू सस्पेंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे ये फर्म पे डिपेंड करता है कि उसको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, टाइम के साथ में उसे प्रोडक्शन करना है या फिर नहीं करना है।
और वो ये चीज कैसे डिसाइड करती है, अगर उसे अच्छा आउटपुट मिल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इनिशियली हो सकता है कि ठीक है इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर फर्म ये चीज डिसाइड कर ले कि नहीं हमें ऐसे ही चलना है और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में हमें प्रॉफिट हो, अगर वो फर्म ऐसा सोच ली थी तो वो कंटिन्यू करती है, और एल्स इस पॉइंट पे प्रोडक्शन शट डाउन हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। नो वे कैन इट क्लोज डाउन ड्यूरिंग दी शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड में तो क्लोज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शट डाउन का मतलब या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्शन शटडाउन का मतलब तो सिर्फ ये है कि आप लॉन्ग रन में अपनी फर्म बंद कर रहे हो, शॉर्ट रन में यू कैन नॉट डू दिस। ओके, शुड प्रोडक्शन बी डिसकंटिन्यूड व्हेन AR इज इक्वल्स टू AVC, जब आपका एवरेज रेवेन्यू और किसके बराबर होता है, वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, तो क्या इस पॉइंट के बाद में जो प्रोडक्शन होता है उसको बंद कर देना चाहिए? तो ये जरूरी नहीं है। देखो ये जस्ट अभी अपन ने बात करी थी, ये डिपेंड करता है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो व्हाई नॉट, ठीक है। अगर ठीक है आप सिर्फ एक नॉर्मल वेजेस निकाल पा रहे हो, या फिर आपकी जो कॉस्ट बेसिक कॉस्ट जो लगी वेरिएबल कॉस्ट की, जो आपने जो वेरिएबल कॉस्ट लगाई, अगर आप सिर्फ वही चीज रिकवर कर पा रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्शन आगे करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो द आंसर इज नॉट नेसेसरीली। When AR is equals to AVC, the firm is incurring the loss of fixed cost. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकाल पा रही है, रिकवर कर पा रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे जो फर्म है वो रिकवर नहीं कर पा रही है, राइट। दिस लॉस इज टू बी बोर्न बाय द फर्म नो मैटर इफ इट कंटिन्यूज प्रोडक्शन और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो फर्म है वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे या ना करे। The producer therefore may or may not discontinues production when AR is equals to AVC. तो वो कर भी सकता है कंटिन्यू प्रोडक्शन और नहीं भी कर सकता है, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। क्लियर? Why equilibrium is not struck when MR is greater than MC? जब रेवेन्यू आपका ज्यादा होता है कॉस्ट पे, तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक क्यों नहीं होता? इस सिचुएशन में क्या होता है, द एडिशन टू रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एडिशन टू कॉस्ट, फर्म एक्सपेंसेस प्रोडक्शन। इस पॉइंट में क्या होता है कि फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से, तो इस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, राइट। अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC वुड टेक द फर्म टू द हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। इस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है वो अपने हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट पे चला जाएगा, implying that the firm will not strike equilibrium, है ना। और इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट से भी अब आगे चला गया है, हायर प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहे हैं प्रोड्यूसर को, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी आगे यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। जहाँ पे उसको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे भी वो ऊपर उठ चुका है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी वो आगे पहुंच चुका है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके इस यूनिट के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे अपना जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस थोड़े हेल्पफुल लगे हैं या फिर थोड़े प्रोडक्टिव लगे हैं, आपको ऐसा लगा है कि हाँ अब कुछ चीजें हमें यहाँ पे समझ में आने लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।